बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल मुसलमानों में फैलाने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं। ओवैसी जी बोल रहे हैं इतने समय से कि मस्जिद इमाम बारगाह, दरगाह, खानकाहें और कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएँगे। असदुद्दीन ओवैसी ये कोई मुसलमानों के रहबर नहीं हैं। ये एक दल के हैं, एक इनकी पार्टी है, जिस एक एरिया से उनका ताल्लुक है, लेकिन ये एक आवाज़ नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसद में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हो रहा है और उसको लेकर हम सब जानते हैं कि काफी समय से राजनीति है। उससे पहले जब अगस्त 2024 में इस बिल को पेश किया गया था, तो भी काफी राजनीति देखी गई और सबसे ज्यादा ओवैसी जी जो मुसलमानों को डराने का कार्य कर रहे हैं, उसी समय से बोल रहे हैं कि मस्जिद इमाम बारगाह, खानका, कब्रिस्तान सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इन ओवैसी के दावों में और सरकार की जो मंशा है उस पे भी बहुत ज्यादा सवाल उठाकर मुसलमानों को डराने का जो काम हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर किस दावे में सच्चाई है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद साहब, जो वक्फ वेलफेयर फोरम चलाते हैं, जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है, ना ही किसी भी सत्ता सरकार या किसी भी संगठन को कोई समर्थन नहीं है। तो इनसे अनबायस तरीके से समझेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है और जो सरकार बिल ला रही है, वो कितना सही और कितना गलत है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका जावेद अहमद साहब। जी, नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया। तो सरकार संसद में बिल पेश कर रही है और बहुत ज़्यादा खौफ का माहौल मुसलमानों में फैलाने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है वो उन दावों में जिनको ओवैसी जी बोल रहे हैं इतने समय से कि मस्जिद इमाम बारगाह, दरगाह, खानकाहें और कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएँगे? शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल में मुझे आपने शामिल किया और एक बहुत अहम मुद्दे पर आप गुफ्तगू करना चाहती हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो हर सरकार अपने 10 साल वक़्फ़े पे या 10 साल के कमोबेश वक़्त पे अपने बिल में या विधेयक में जो तरमीम का जो प्रक्रिया है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सरकार अपने 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 उद्देश्यों और मकसद के तहत लाई। इसमें जिस शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये कोई मुसलमानों के रहबर नहीं हैं। ये एक दल के हैं, एक इनकी पार्टी है, जिस एक एरिया से उनका ताल्लुक है। हाँ, एक बहुत ही काबिल और इंटेलेक्चुअल कह सकती हैं आप, कानून के जानकार हैं, अच्छी बात करते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन ये एक आवाज़ नहीं है। आवाज़ के लिए आप जब सरकार ने इसको जेपीसी में रिफर किया, तो सरकार का मंशा ये ज़रूर रहा होगा कि तमाम उन लोगों से बात किया जाए, उन संगठन से बात किया जाए, जो वफ़्क़ के हित में और जनहित में और सरकार के मंशा को उसमें शामिल करें। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि 37 से ज़्यादा पूरे मुल्क में कंसल्टेशन हुआ और जेपीसी ने भ्रमण किया और बहुत ही मेहनत से इन चीज़ों पे एक रिपोर्ट के तौर में कैबिनेट के ज़रिए आप इसको अब कल देखेंगे 12 बजे लोकसभा में सूचीबद्ध है। इसमें जो गौर करने की बात है कि जो इस कानून से नुकसान किसका और कितना, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और आपके जो दर्शक हैं या तमाम लोग जो इससे जानना चाहते हैं, उनको ये वाक़फ़ियत होना चाहिए। अंबर जी, आप ये समझने की कोशिश करिए कि 2 ग्रुप ने इस तरह का अड़ियल रवैया अपनाया है, जिससे जनता यानी वक्फ और जनता यानी ख़ास तौर से मुसलमान, जिसका उससे डायरेक्ट ताल्लुक है, उसका इसमें भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ओवैसी साहब, तमाम ऐसे ज़िम्मेदार नेता जो अड़ियल रवैया अख्तियार रखे शुरू से और उसपे किसी भी क्लास पे सरकार से बात करके एक ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच सके, ये अनफॉर्चुनेट है। अब सरकार अपने मसौदे को रिपोर्ट की शक्ल में कैबिनेट से अप्रूवल करने के बाद जब कल टेबल करेगी, तो ये आपको ये मालूम हो सकेगा कि सरकार ने उन अमेंडमेंट में कितने अमेंडमेंट को फाइनल शक्ल दिया है। तो आप ये समझना चाहेंगी कि नुकसान किसका? नुकसान वक्फ का, नुकसान अवाम का, जो सरकार का दायित्व है कि उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन रखे।
तो मोटे तौर पे हम आप इसको 2 हिस्से में बता सकते हैं कि वक्फ बाय यूज़र जो है एक बहुत ही अहम इसका जुज़ है, जो हुँ, वामसी का पोर्टल ये कहता है कि जो आंकड़े 8,75,000 के आसपास जो पोर्टल दिखाता है, जिसमें 2 तरह के आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। एक आंकड़ा ऐसा है जो हुँ, 4 लाख से ज़्यादा से कुछ संपत्तियाँ हैं, जो वक्फ की डॉक्यूमेंट और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, यानी वक्फनामा है और उसकी वो मिल्कियत साबित करता है। दूसरी तरफ 4 लाख से कुछ ज़्यादा है, जिसकी तादाद 61% है, वो ये बताता है, दर्शाता है आंकड़ा कि ये ऐसे वक्फ संपत्ति हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं तो पूरे नहीं हैं या तो नहीं हैं। इसका मतलब ये तमाम ऐसी संपत्तियाँ हैं, जो वक्फ बाय यूज़र के शक्ल में इंदराज हैं। ये कानून क्या कहता है? ये कानून ये कहता है कि धारा 40 में अगर कोई वक्फ बाय यूज़र है, उसकी शक्ल है, यानी इस्तेमाल में इबादतगाह है, तो तभी मान्य होगा जब उसके डॉक्यूमेंट होंगे, यानी किसी सरकारी, प्राइवेट अथवा व्यक्तिगत कोई इबादतगाह या वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, तो अब वो नहीं रहेगा, यानी विलुप्त हो जाएगा, यानी सरकार की संपत्ति घोषित हो जाएगी। ये 61% इनकी तादाद है। 39% वो संपत्तियां हैं जिनके डॉक्यूमेंट हैं और वो इंदराज हैं, जिसके लिए सरकार एक पोर्टल बना रही है और उस पोर्टल पे 6 माह के अंदर आपको संपत्तियों का ब्यौरा देना होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब इतनी बड़ी संपत्तियां खतरे में आ जाएंगी, तो वक्त में सरकार के दावे का क्या होगा? मिसाल के तौर पे औरतों की भागीदारी, करप्शन का मुक्त होना और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ ले जाना और हुँ। खास तौर से भ्रष्टाचार मुक्त होना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये इतनी बड़ी गंभीर बात है कि जिसका डायरेक्ट वक्फ यानी वो लोग जो रेफाइड, पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ किया था, यानी दान किया था। और ये दान, जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह के नाम से ये वक्फ किया जाता है, जिसका मालिक वो तो खुद है, वक्फ बोर्ड कस्टोडियन है, मुतवल्ली जो है मैनेजर होता है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकती हैं कि कई राज्यों में जो बड़ी तादाद में जो वक्फ संपत्तियां फैली हैं, ये आंकड़े बताते हैं, जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो आप इसको इस तरह से देख सकती हैं कि वक्फ के इस कानून को तरमीम बिल में अगर सरकार बातचीत लचीले तरीके से अगर अपने चीजों को अगर समाहित करती है, यानी शामिल करती है, तो वेलफेयर के काम में तभी आएगा जब वक्फ संपत्ति बची रहेगी। जी, बिल्कुल। और अब जो एनडीए के जितने भी संगठन थे, उनके समर्थन पे भी सवाल उठ रहे थे और अब फाइनली सामने आ रहा है कि जो भी साथी संगठन थे, उनके जो भी सुझाव रहे हैं, उनको भी ड्राफ्ट में इंक्लूड किया गया है और समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली बात जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि मस्जिद, इमाम बारगाह ये सब छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान भी छीन लिया जाएगा और लोगों को जा-जाकर मस्जिद-मस्जिद जाकर उन्होंने लोगों को तक ये जानकारी पहुँचाई, जो वो कह रहे हैं कि सब कुछ छिन जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाक़ई में सारी चीज़ें छिनने वाली हैं? मुसलमानों का जो वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है कि हमारे बुज़ुर्ग छोड़ के गए हैं, हमारा है, तो उस पे कितना खतरा आपको नज़र आ रहा है कि जो ओवैसी जी कह रहे हैं कि सब कुछ जाने वाला है। तो क्या है, सब जी, वाक़ई में ऐसा हो जाएगा कि आपको लग रहा है कि सारी प्रॉपर्टी जाने वाली है? और अब सबसे अंबर अहम जी बात जो ये है कि अब तक तो इतने बड़े स्कैम्स रहे, लगभग 10,000 प्रॉपर्टी हैं जिनमें जिनको में स्कैम्स हुए हैं और जिनके ऊपर सवाल हैं। उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई नहीं बात कर रहा कि कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, फिर हम जो हमारे गुफ्तगू का जो मौजू है, वो है जी, वक़्फ़ की संपत्तियों का, जिस आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये यहाँ पर आपके दर्शकों को और तमाम लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये बात असुद्दीन वैसी की नहीं है। ये जो ड्राफ्ट है, जो बिल है, ये जो जेपीसी ने कंसल्टेशन से जो आंकड़े लाए हैं, जो 32 वक्फ बोर्ड ने जेपीसी को जो दिया है, उससे ये निकल के आता है। मैं कुछ 4-5 स्टेट का आपकी तस्वीर सामने रखता हूँ आंकड़ों के ज़रिए। मिसाल हुँ, के तौर पे कि वक्फ नहीं रह जाएगा, इबादतगाह, मजार, दरगाह नहीं रह जाएगा। ये चूँकि एक लेमैन की भाषा है और जो लीडर होता है, वो एक लेमैन की भाषा बोलता है, क्योंकि तभी सभी उनके जो जो होते हैं, वो तालीम याफ्ता नहीं होते हैं और बेदार भी नहीं हैं। ये इसी की एक बहुत बड़ी समस्या और प्रॉब्लम है
कि आपकी कम्युनिटी यानी मुसलमान यानी बहुत बड़ा तबका जो है वक्फ से वाकिफ नहीं है। इसलिए वाकिफ नहीं है कि कभी उसको इस मामले में हमारे उलमाओं ने, हमारे रहबरों ने उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया, जो कि उसका होना चाहिए था। अगर उसको समझ होती तो आवाज बनता और वो सही और गलत को समझता। आपका अब सवाल रही बात कि नुकसान किसका और कितना, ये अब बिल के साथ ये जुड़ गया। देखिए राजनीतिक एक पहलू है जिससे सरकारों का काम है कि बिल को लाना, पास कराना, वो मामला नंबर का गेम है। सरकार उसमें कंफर्टेबल है, वो कहीं से नहीं दिख रहा है कि सरकार कहीं उसमें कहीं उसके लिए प्रॉब्लम होगी। सवाल ये है कि क्या जो तादाद है वक्फ की संपत्तियों का, तो दो तरह के लोग काबिज हैं। आंकड़ों के साथ अगर मैं बताऊं, उत्तर जी, जी। प्रदेश, बिहार और दिल्ली में अगर आप देखेंगी कि तकरीबन 300 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां इंदराज हैं, जिसमें 123 वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं। काफी तवील वक्त से 1974 में गजट हुआ, जिसमें अब वो बाय नोटिफिकेशन के जरिए ये हुआ, लेकिन बाद में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि भारत सरकार ने कहा कि इन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन जो है सरकार करेगी, यानी वक्फ बोर्ड नहीं करेगी। इसके लिए 2019 में वक्फ बोर्ड अदालत में गई, जिसपे अभी जेरे बहस है। सवाल यहाँ पर इस 123 वक्फ प्रॉपर्टियों के फ्यूचर का है, उसमें क्या होगा जैसे ये वक्फ की जो अमेंडमेंट बिल जो सुझाव है, तो अगर ये कानून में तब्दील हो जाता है तो ये वक्फ 123 वक्फ संपत्तियां सरकार की हो जाएंगी, अब ये वक्फ नहीं रहेंगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तराखंड में देखेंगी, 1,35,000 कमोबेश यानी 1,35,140 वक्फ संपत्तियां गजट बाय नोटिफिकेशन 1987 में इंदराज होती हैं, और ये कानून के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 6 माह के अंदर धारा 37 के सेक्शन 2 में 6 माह के अंदर इसको इंदराज करना अनिवार्य होता है। अगर वो म्यूटेट नहीं हुआ तो उसको डीम टू बी म्यूटेट मानते हैं, यानी अपने आप स्वतः मान लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के केस में देखेंगे आप कि बड़ी तादाद में 2825 ही वक्फ संपत्तियां ही वक्फ रह जाएंगी। सरकार का दावा है, राज्य सरकार का, कि जो वक्फ संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज नहीं होंगी उसको हम वक्फ नहीं मानेंगे। इसका मतलब 2825 वक्फ संपत्तियां ही वक्फ रह जाएंगी। बिहार में आजादी के बाद कोई वक्फ सर्वे नहीं हुआ, यहां तक कि वहां सर्वे कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये एक विडंबना है, यानी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कह सकती हैं या इग्नोरेंस कह सकती हैं कि इस इंडियन गवर्नमेंट के कानून की कोई वहां पे कद्र नहीं हुई, जिससे बड़ी तादाद में वक्फ संपत्तियां अब वो वक्फ नहीं रहेंगी। मिसाल के तौर पे 8,500 तकरीबन ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने राजस्व में इंदराज तो है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड के अभिलेखों में इंदराज नहीं है। कानून ये कहता है कि अब ये सरकारी यानी राजस्व विभाग की मिल्कियत होगी, वक्फ की मिल्कियत नहीं रह जाएगी। यानी इसको आप मोटे तौर पे आपके दर्शक कोई समझ सकते हैं कि जो जमीन के कागजात वक्फ की शकल में मिल्कियत में अगर नहीं स्थापित हो पाएगी, स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, वो स्वतः गवर्नमेंट की जमीन में वो लैंड में तब्दील हो जाएगा और ये अधिकार होगा कलेक्टर का। तो आप इससे एक छोटे मोटे आंकड़े से अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर वाकई में जो अभी अमेंडमेंट की शक्ल है, जो तो कल पार्लियामेंट में पता चलेगा, जो अभी के अमेंडमेंट में जो प्रोविजन थे जिसमें 3R 3C सेक्शन 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस केस में आवाम पे असर क्या होगा, तमाम डिस्प्यूट पैदा होंगे, इस डिस्प्यूट से अदालतों में भरमार लग जाएगी, एक माहौल समाज में कशीदगी का पैदा होगा। वक्फ सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, इसमें इबादतगाह हैं। इन इबादतगाहों को लेकर जो उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में आप एक हालात देख रही पिछले कुछ माह कुछ साल से, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। मैं एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कल उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, बहुत ही ऐतिहासिक डेट कल होगा। उधर राज्यसभा लोकसभा में आपकी वक्फ अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही होगी, उधर सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा होगा। तमाम संवैधानिक शक्तियां
तमाम संवैधानिक आपके जो स्वरूप हैं वो चैलेंज हो रहे हैं। ये एक मुल्क के लिए सेहतमंद नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं या तमाम मुल्क के जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि संविधान की दी हुई शक्तियां, लोगों की मजहब की आज़ादी, उनके प्रॉपर्टी की सुरक्षा, जान-माल की हिफाजत, ये संविधान के ज़रिए ही मुमकिन है। मजहब की बात नहीं है, यहाँ हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं है। क्या शक्तियां जो संविधान में जो दी हैं, उन्हीं से मजहब की भी आज़ादी है। पहले आप इस मुल्क की नागरिक हैं, इस मुल्क का संविधान है, फिर उसके बाद मजहब की बात आती है। तो अंबर ये बहुत ही गंभीर है, सरकार को इस बात से ज़रूर फ़िक्रमंद होना चाहिए कि देश के नागरिक मुसलमान भी हैं, उतनी हिस्सेदार हैं, उतनी मजहब के मानने वाले हैं। ये मामला सिखों के वक़्त से भी जुड़ा हुआ है, बौद्ध हैं, पारसी हैं, टेम्पल यूज़र हैं, इनका असर उन पे भी पड़ेगा। अगर किसी एक लीगल फ्रेम में, संवैधानिक फ्रेम में अगर कोई कड़ी कमज़ोर होती है, तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि दूसरी संवैधानिक शक्तियों के अंदर जो धर्म आज़ादी के साथ रह रहे हैं, उनके साथ भी छेड़छाड़ हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि मुल्क बहुत की जो इनकी नींव है, इनकी फाउंडेशन है, बहुत मजबूत है। जो हमारी सरकार है, इस पे गौर करेगी और हम हुँ। उम्मीद करते हैं कि वक़्त का जो बिल है, वो एक बेहतर बिल सरकार लेके आएगी, ये उम्मीद है। जी, बिल्कुल और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी उनके साथी संगठन हैं एनडीए में उनके क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है, कुछ उलेमा हज़रात उनके पास अपनी-अपनी जो भी खदशात है वो लेकर पहुँचे थे। तो उन सुझावों का जो साथी पार्टी हैं, संगठन है उनकी तरफ से आए हैं, उनको शामिल किया गया है। अब देखते हैं कि किस तरह का बिल पेश होता है, क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं, कौन-कौन से ओएसीजी वाले जो डर हैं वो पूरे होते हैं और किस तरह का बिल होता है, क्या जिस तरह से सरकार कह रही है कि इसमें सभी को शामिल किया जाएगा, महिलाएँ हैं, पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं और इस पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा, पारदर्शिता लाई जाएगी कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को री-वेरिफ़ाई करके पोर्टल पे डाला जाएगा ताकि पारदर्शिता रहे और जो बड़े स्कैम्स हुए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, वो सारी चीज़ें ना हो सके, ऐसा सरकार कह रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि जो सरकार के दावे हैं उन पे ही कायम रहेगी या ओएसीजी के डर पूरे होते नज़र आएँगे? हाँ, इसमें हम 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, बहुत अहम सवाल है आपका। सरकार की कुछ पहल बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। मिसाल के तौर पे फोरम ने उत्तर प्रदेश के केस में 32 वक्फ बोर्ड हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा उसको मैं अपलाउड करूँगा कि जी, उत्तर बिल्कुल। प्रदेश के केस में फोरम ने वक्फ बोर्ड की पूरी जो कार्यशैली है, ख़ास तौर से वक़्फ़ का रजिस्ट्रेशन, वक़्फ़ की कमेटी का बनना, मैं सरकार से अपने पैनल के ज़रिए सरकार से के मंत्री से, वक़्फ़ बोर्ड से एक तालमेल एस्टेब्लिश किया फोरम ने और 2023 में वक़्फ़ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन, वक़्फ़ बोर्ड में जो तौलियत बनती है, कमेटी जो मेन बिज़नेस है, यानी जो रूटीन बिज़नेस है वक़्फ़ बोर्ड का कि अपने रिकॉर्ड का रख-रखाव करना, उसका अपडेट करना और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो उसमें इस वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पूरे मतलब मुल्क की एक ऐसी इकलौता वक्फ बोर्ड है जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन कमेटी फॉर्मेशन का उसने काम शुरू किया था। इसी तरह तालीमी तरक्कियात एक प्रोजेक्ट 2019 में शुरू किया है इसी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार दूसरा जो उनका पहला जो था उनका फेज़, तो उसमें ये तो ख़ैर तीसरा है, लेकिन दूसरे वाले में इन्होंने हुँ। 2019 में एक तालीमी तरक्कियात प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वामसी पोर्टल पे तमाम उनके आंकड़े हैं, जैसा हम सब आप जानते हैं। तो जी। वो तकरीबन 85% काम पूरा हो गया है। तो जब डिजिटल होगा, तो उससे गवर्नेंस एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा। तो जो फोरम की जो रिकमेंडेशन थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खास तौर से लीगल और उनके जो इनक्रोच्ड प्रॉपर्टी हैं, अगर ये सूची ऑनलाइन हो जाए, ये तमाम लोगों को ये पता चल जाए, राउंड द क्लॉक ये इन्फॉर्मेशन हो, ये किस वक़्त प्रॉपर्टी का कौन मुतवल्ली है, उसका कौन टेनेंट है, कब उसका लीज़ हुआ था, अब उसकी लीज़ की वैल्यू क्या है। तो जब ये ट्रांसपेरेंट होगा तो डेफिनिटली लोगों का एक माहौल खुशगवार होगा और वक़्फ संपत्तियों पे लोगों की निगाह होगी। अभी क्या होता है, मिसाल के तौर पे जिसका भी कोई प्लॉट और खेत है, तो वो देखता है, वो उसका इंटरेस्ट है। यहाँ पर वो नहीं देख सकता है, वो किसी के पे डिपेंडेंट है और वक्फ बोर्ड के जो डोमेन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, आवाम के एक्सेस में नहीं है। तो गवर्नमेंट की जो
जो रिकमेंडेशन थी, फोरम ने जेपीसी में जो रिप्रेजेंट किया है, तो जो रिफॉर्म के जो उसके सेगमेंट हैं, फोरम के रिकमेंडेशन को उसने एक्सेप्ट किया और ये स्मृति ईरानी जो मंत्री थी उस पीरियड में ये हो गया था। दूसरा जो पहलू है सरकार का, वो कि हम इसको इंक्रोचमेंट के लिए हम इसमें वचनबद्ध हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि इस तरमीमी बिल में 44 तरमीम थे और 14 और हुए हैं। इस तरमीमी बिल में सेक्शन 51, 52, 54 है, उसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड को यह अख्तियार है कि वो रिपोर्ट बना के ट्रिब्यूनल में दे, क्योंकि वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। ये यहाँ पर एक वीकनेस है। मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, 1954 में भी प्रोविजन नहीं था, 1995 एक्ट में भी नहीं था, 2013 अमेंडमेंट में भी नहीं था। सरकार में को एक इसमें यहाँ पर कमी दिख रही है कि तमाम उसके दावे जो हैं यहाँ पर वीक देख रहे हैं कि जब अतिक्रमण खाली कराने की शक्तियां या उसका टाइम बाउंड का एक्शन के लिए अगर वह बोर्ड या ट्रिब्यूनल को नहीं होगा, तो आप इसे अंदाजा लगा सकती हैं कि सरकार की पूरी कोशिश जो है शिथिल हो जाएगी, यानी इफेक्टिव नहीं होगी। अभी तक वामसी पर 50,000 से ज्यादा ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो इंक्रोज्ड हैं, ये तो ऑफिशियल है। तो इसके खाली कराने के लिए सरकार ने इसमें कोई प्रोविजन नहीं दिया है। और जो आपका आखिरी सवाल था कि इससे लोगों को फायदे और उसके आय में वृद्धि के लिए जो सरकार का कमिटमेंट है, खातूनों के रिजर्वेशन की बात है, पासमानदा की बात है, तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करना चाह रहा हूँ कि 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें एक प्रोविजन था, उत्तर प्रदेश में 2 खातून जो हैं इसमें बोर्ड में हैं। इसी तरह पंजाब में और कश्मीर में जो वक्फ बोर्ड है उसकी चेयरमैन खातून है। तो ये पहले से था। पासमानदा की जो बात है, पासमानदा के लिए ही वक्फ है। जैसा आप समझने की कोशिश करिए कि वक्फ का मकसद यही था कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी हो, डिप्राइव्ड या जो मोस्ट नीडेड ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए ये था। तो आप सरकार के कदम हमेशा अच्छे होते हैं, वो वेलफेयर की बात करती है, लेकिन क्या वो बात पब्लिक तक पहुंचाने में कामयाब है? तो हम अगर इस सरकार के एफर्ट को अगर राइट डायरेक्शन में देखें, तो सरकार ने जो 2 पहल की है, जिसे अब उसमें नए एक वक्फ बोर्ड का एंट्रेंस आया है, लेकिन उसमें एक रास्ता है जो आप नहीं समझ पा रही हैं या हम नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे कि सरकार ने क्या उसमें किया है कि ये वक्फ स्टेट को ये राइट होगा। अभी तो 2 वक्फ बोर्ड हैं, शिया और सुन्नी, 2 और हो जाएंगे, लेकिन सरकार को इस बात का प्रोविजन उसमें अलाउ कर दिया है इस अमेंडमेंट एक्ट में कि अदर देन, यानी 2 से ज्यादा भी अगर कहीं मिल रहे हों तो उसको भी वो अलग से बोर्ड गठन करने का। इससे होगा क्या? नंबर उतने ही है, डिवीजन होगा, डिवीजन होने से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो जो सरकार को जो कब्जेदार है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, उत्तर प्रदेश केस में कि सच्चर कमेटी ने कहा कि 2005 में एक रिपोर्ट किया तो उत्तर प्रदेश में 37 वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। ये जानना जरूरी है। कब्जा से मतलब उसकी ऑफिसेज हैं। लखनऊ में शहर के अंदर नादान महल, सिकंदर बाग, इमामबाड़ा, इस तरह से 16 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिनका एरिया जो है तकरीबन 125 बीघा है अंबर, और उसकी जो बाजार रेट है 3,325 करोड़ रुपए है। और ये रिकमेंडेशन में था कि सरकार इसको खाली कराएगी। तो 2005 से आज 20 साल होने को जा रहे हैं, सरकार किसी की भी रही हो, वो खाली नहीं हुआ। तो ये जमीन किसकी? सवाल है, ये जमीन किसकी? ये बिल ये कहती है तरमीम बिल कि सरकारी भूमि या सरकारी ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की अगर दफ्तर बना हुआ है या उसके पोजीशन में है तो उसकी मिल्कियत ही होगी, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। आप उसको समझने की कोशिश करिए। यानी जितने इलीगल इंक्रोचर हैं, अगर ये साबित भी हो जाता है कि ये इंक्रोचर है, उस पर लिमिटेशन एक्ट लगने जा रहा है। इस कानून में एक लिमिटेशन एक्ट की बात कही गई है। और अब तक हिंदुस्तान में जितने धर्मार्थ हैं, यानी सिख वक्फ एक्ट, हिंदू इंडोमेंट या क्रिश्चियन ट्रस्ट में कहीं भी लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए है। तो अगर कोई काबिज है 12 साल से ज्यादा का, तो वो मिल्कियत का दावा कर सकता है।
आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जो बड़े कब्जेदार हैं, चलिए हम मान लेते हैं असदुद्दीन वैसी का भी आप नाम ले सकती हैं, महमूद अरशद मदनी, महमूद मदनी का भी आप नाम ले सकती हैं, और भी शहर में लोग हैं, तमाम लोगों को ले सकते हैं। इसमें मुकेश अंबानी हैं, वो भी, उनका भी नाम ले सकती हैं कि उन्होंने गलत तरीके से एक यतीम खाने को उन्होंने वक्फ बोर्ड से खरीदा है, जो हाई कोर्ट में जेरे बहस है, और ये साबित है कि वो वक्फ की संपत्ति है। तो ऐसे कब्जेदार, उसमें उमर इलियासी भी आते हैं दिल्ली में, काका नगर एनडीएमसी में आता है, इनकी भी संपत्तियां लीगलाइज हो जाएंगी। और कितना अमाउंट देना होगा? 50,000 रुपीज। पहले कानून में ये था कि अगर ये साबित हो जाता है कि इलीगल इंक्रोचर हैं तो उनको 3 साल की सजा और बाजार रेट से उसकी रिकवरी थी। ये देखिए बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसमें सरकार मालिक नहीं हो सकती। यानी आपके आपके जो पुरखों ने जो वक्फ किया और अल्लाह के नाम से किया, तो उनके मंशा से होगा, यानी वाकिफ के मंशा से होगा। तो जब वाकिफ की मंशा से होगा तो वक्फ बोर्ड भी उसका मालिक नहीं है, अंबर भी मालिक नहीं है, सरकार भी मालिक नहीं है, तो वाकिफ के मंशे से होगा। यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन में गैप है। तो मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट में जब ये बहस होगी तो अंबर जी ये एक एक सारी पिक्चर सामने होगी। सरकार के आंकड़े के फेवर में है। अगर सरकार की मंशा वाकई में मुसलमानों के हित की बात है, वक्फ के हित की बात है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है वक्फ। मिसाल के तौर पे कि अमृत पार्क बनाना चाहती है, एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 360 अमृत पार्क बनाने का बजट 1,50,000 करोड़ पिछले बजट में भारत सरकार ने एलोकेट किया माइनॉरिटी को। लेकिन टेक्निकल यानी उसको कुछ ऐसे क्लास थे जिसको वजह से उसको अधिग्रहण करना मुश्किल था। अब इस कानून के मुताबिक उस जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20,000 गांवों में जो वक्फ बाय यूजर थे उन पे कूड़ा घर, गौशाला और शौचालय बना दिया गया। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन है पूरे मुल्क में कि इसको एक नफरत के तौर पे देखा गया और उसके नैरेटिव का जो था गलत बताया गया, जिससे आवाम में एक उसके खिलाफ निगेटिव इमेज बनी, जो ये बहुत खतरनाक है। बिल का पास होना, बिल पास हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, जैसे 370 की बात अब कोई नहीं करता है, तलाक की अब कोई बात नहीं करता है, एनआरसी सीए की कोई बात नहीं करता, अब किसान बिल की भी बात नहीं करता है। आप समझिए कि इंसान कितना जल्दी भूल जाता है। जब ये बिल पास हो जाएगी, नहीं पास हो जाएगी, लेकिन लोगों के जहन में वो नफरत रहेगी। सरकार का ये काम है कि मुल्क पहले है, जमीन जायदाद की जो मिल्कियत है वो किसकी है? सरकार की है। हमारा संविधान ये कहता है कि ओनर जो है सरकार है, नागरिक जो है टीनेंट है, ये डिफिनीशन है। तो कोई किसी का मिल्कियत हो ही नहीं सकता। सरकार जिस तरह से भी चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन संविधान में दिए हुए जो उसकी शक्तियां हैं और जो उसके नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक करने से सबका भला होगा। और मैं समझता हूं कि सरकार या दल कोई भी हो, अगर वो गुड गवर्नेंस देता है, बेहतर करना चाहता है, तो जो कुछ खामियां हैं हमें यकीन है कि अगर किसी वजह से ये नहीं करते हैं या सरकार नहीं करने में कामयाब नहीं होती है या उसकी मंशा पूरा नहीं होती है जिसमें वक्फ का नुकसान हो रहा है, तो फिर कभी जो सरकार आएगी जो इसको आज फेवर कर रही है उसमें तरमीम कर सकती है। लेकिन ये सरकार के अंदर एक एक चीज मैं ऐड करूंगा, अगर मुझे अलाउ करें आप, जी प्लीज। कि आप देखेंगे कि मुल्क में सेना की संपदा है, रेल की संपदा है, जहां से बात शुरू हुई है। जी तो रेल बिल्कुल। और सेना के पास, रेल के सेना के पास है, फिर रेल का है, फिर वक्फ को कहा जाता है। वक्फ कहीं बहुत दूर में है। 323 लाख एकड़ जमीन पूरे मुल्क का डेमोग्राफी और जोग्राफिकल एरिया है, जिसमें अगर 9 लाख वक्फ एकड़ जमीन मान भी लिया जाए तो 1% से भी कम जो है वक्फ की संपत्ति है। वहीं पे रेलवे की और सेना की संपत्ति वक्फ से ज्यादा है। दूसरी तरफ आप देखेंगी कि जो हिंदू इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 4 स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटका और तेलंगाना को मिला दिया जाए तो 10.128
लाख एकड़ ज़मीन ये सिर्फ़ 4 स्टेट में है। हमें इससे कंपेयर नहीं करना किसके कम है, ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि सेना ने अपनी ज़मीन को कैसे मैनेज किया। सरकार को फोरम ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं राष्ट्रीय, मैं आपके चैनल के ज़रिए कह रहा हूँ, क्यों नहीं सरकार सेना की तर्ज पे, रेल की तर्ज पे एक निदेशालय बनाए पूरे मुल्क में, और जितने धर्मार्थ हैं, यानी सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, इन तमाम को, धर्मार्थ के लोगों को अपने कानून की तरह अपना रहें। बहुत अच्छा कानून है सबका, सबको आज़ादी है। इसी को ऐसे रखा जाए, लेकिन वर्टिकल तौर पे राष्ट्रीय धर्मार्थ और निदेशालय बनाया जाए, जिसमें सारे मज़हब के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। सरकार की तरफ से उसमें तमाम वो डिपार्टमेंट हो, प्रशासनिक, लेखा विभाग हो, महालेखा विभाग हो, ताकि एक भी इंच का हिसाब किताब सेंट्रलाइज हो सके और किसी के मजहब के रहबरों को इजाजत न हो कि वो उसके मंशा के खिलाफ जमीन को खुर्द बुर्द करें। तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर इस तर्ज पे करती है, एक देश का जो अवधारणा है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक एक संविधान, एक देश एक जीएसटी, तो सरकार एक देश एक चुनाव की अवधारणा पे चल रही है, तो एक देश एक धर्मार्थ होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है वो इनके लिए आसान है। और मैं समझता बिल्कुल, हूँ कि अंबर जी, जो आपका एक बहुत ही अच्छा आपकी एक रेपुटेशन है अपने मीडिया और बीजेपी या वैसे भी समाज में आप काम करती हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए कि मुल्क में एक धर्मार्थ हो, क्योंकि ये मुल्क जो है धर्म प्रधान देश है। तो जो मुल्क धर्म प्रधान देश है, तो आपका ऐसे उसमें बिल्कुल, खुलेपन से बात होना चाहिए, तो इसमें बिल्कुल सबकी समृद्धि होगी और हम यकीनन जो है एक विकसित देश की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जी, उम्मीद करते हैं कि बिल बेहतर हो और जो भी खदशात हैं, जो भी डर हैं, उनको उसमें कवर किया गया है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें, अगर हम मौलाना हज़रात इनकी बात करें, बहुत सारे लीडर से मुलाकात की है, तो उन सारी चीज़ों को बिल में कवर किया गया है ड्राफ्ट में, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं बिल में क्या कुछ निकल के आता है और किस तरह का बिल होता है। जावेद जी। साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।